नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। भूमध्य रेखा के निकट समुद्र तट पर बसे शहरों में अंतरिक्षीय किरणों की मात्रा 0.035 रैम प्रतिवर्ष है, जबकि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित शहरों में ये 0.05 रैम प्रतिवर्ष अंतरिक्षीय विकिरणें प्राप्त होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार भी पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली अंतरिक्षीय विकिरणों की मात्रा में भिन्नता उत्पन्न होती है। जहां भूमध्य रेखा पर ये 0.035 रैम प्रतिवर्ष होती है, तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रतिवर्ष 0.05 रैम तक पहुंच जाती है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अंतरिक्षीय विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोडाईकनाल, शिमला तथा नैनीताल जैसे शहरों के व्यक्ति 0.09 रैम प्रतिवर्ष अंतरिक्ष किरणें प्राप्त करते हैं, जबकि लेह जैसे 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले शहर में बढ़कर ये 0.3 रैम प्रतिवर्ष हो जाता है। जब हम बात करते हैं अंतरिक्षीय विकिरणों की, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की, तो हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थिति के अनुसार समुद्र तल से ऊंचाई पर भी अंतरिक्षीय विकिरणों की प्राप्त होने वाली मात्रा निर्भर करती है। जो क्षेत्र धरातल से जितना अधिक ऊंचा है, वहाँ पर अंतरिक्षीय विकिरणें उतनी अधिक मात्रा में मिलती हैं। समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोडाईकनाल, शिमला और नैनीताल जैसे शहरों में जहां इसकी मात्रा 0.09 रैम प्रतिवर्ष है, वहीं ये जब लेह में नापी जाती है, तो लेह जो समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, वहां पर ये 0.3 रैम तक पहुंच जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचाई के अनुसार कितनी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हमारे शरीर में भी भोजन के द्वारा प्रवेश करने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिकों में सबसे अधिक विकिरण पोटेशियम 40 मुक्त करता है। जब ये देखा जाता है कि हमारे शरीर में जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ पहुँचे हैं, उन रेडियोधर्मी पदार्थों में सबसे ज़्यादा विकिरण कौन उत्पन्न करता है, तो सबसे ज़्यादा विकिरण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है पोटेशियम 40। ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा विकिरणें मुक्त करता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भोजन द्वारा विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, और ये शरीर में पहुंचने के बाद एक लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं और ये आंतरिक विकिरणों का स्रोत बनते हैं। अर्थात लगातार ये हमारे शरीर के अंदर से इन रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। जब इन पदार्थों को एक साथ वर्गीकृत किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा विकिरणों का उत्सर्जन करता है हमारे शरीर के अंदर। तब नाम लिया जाता है पोटेशियम 40 का। यह लगभग 0.02 रैम प्रतिवर्ष विकिरण देता है। जब हम बात करते हैं पोटेशियम 40 एक वर्ष में कितनी विकिरण उत्पन्न करता है, तो इसकी मात्रा है 0.02 रैम प्रतिवर्ष विकिरण यह हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न करता है। केरल के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को स्थलीय रेडियोधर्मिता के रूप में 1.3 रैम प्रतिवर्ष की दर से विकिरण झेलना पड़ता है। जब हम बात करते हैं भूपृष्ठ पर मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों की, तो खास तौर से केरल के कुछ क्षेत्रों में इनकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इनकी सांद्रता बहुत अधिक पाई जाती है। तो वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को कई बार प्रतिवर्ष 1.3 रैम तक के विकिरणों को झेलना पड़ता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव। अब नाभिकीय प्रदूषण तो फैल गया, उसके फैलने के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। खास तौर से जब हम नाभिकीय प्रदूषणों के फैलने के कारण की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम कृत्रिम स्रोतों को सबसे ज़्यादा उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मिलने वाले विकिरण तो सदा से हैं, सदा से विद्यमान रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाला संपूर्ण जैविक विकास इन प्राकृतिक विकिरणों के साथ हुआ है। पर प्रदूषण कब से प्रारंभ हुआ?
प्रदूषण तब से प्रारंभ हुआ जब से मानव ने नाभिकीय विकिरणों के साथ प्रयोग करना प्रारंभ किया और इनका उपयोग नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग, रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग अपनी गतिविधियों में प्रारंभ किया। तब से नाभिकीय प्रदूषण जैसी समस्या आज हमारे सामने आई। अब इस नाभिकीय प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिकीय प्रदूषण का जनजीवन पर सबसे अधिक घातक प्रभाव पड़ता है। प्रमुख प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। इसमें जीन एवं गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन देखे जाते हैं। अब क्या होता है, जब इसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जीवधारियों में प्रभाव पड़ता है, तो सबसे घातक प्रभाव ये देखा जाता है कि इसके प्रभाव के कारण जीवों की जो आनुवांशिक संरचना है, आनुवांशिक संरचना के अंदर हम गुणसूत्र और गुणसूत्र पर विद्यमान जीनों को सम्मिलित करते हैं। जो जीन होते हैं जो मानव में उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके अंदर परिवर्तन होने लग जाते हैं, उनके अंदर लक्षणों में परिवर्तन हो जाते हैं। और ये जो आनुवांशिक संरचना के अंदर परिवर्तन देखे जाते हैं, ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी पीढ़ी के अंदर दादाजी अगर इन नाभिकीय प्रदूषणों से प्रभावित हुए तो निसंदेह उनके शरीर पे तो उसके दुष्परिणाम देखे गए, पर उनसे उत्पन्न होने वाली तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी तक के इसके परिणाम, इसके दुष्प्रभाव को झेलते आ रहे हैं। जैसे कि आज जापान में जब हम बात करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में, तो वहां पर आने वाली कई संततियां इस प्रकार के दुष्प्रभावों को झेल चुकी हैं और आगे आने वाली कई पीढ़ियां और इस प्रकार के दुष्प्रभावों को झेलेगी। तो नाभिकीय जो प्रदूषण है ये इतना ज़्यादा विध्वंसकारी है कि ये हमारी अजन्मी पीढ़ियों तक भी पहुंच जाता है। जो बच्चे अभी जन्म नहीं हुआ उन तक भी इसके दुष्प्रभाव पहुंचने का पूरा संभावना होती है, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाले आनुवांशिक लक्षणों में प्रभाव के कारण विकृति लेके बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लंगड़े, लूले या मानसिक रूप से विकृत, कई प्रकार के शारीरिक रूप से अपंगता लिए हुए पीढ़ियां सामने आ रही हैं। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में इस प्रकार के दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। ये आनुवांशिक दुष्प्रभाव अत्यधिक घातक और विनाशकारी होते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहला परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों पर गिराया गया था, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको समझाया है। इन परमाणु बमों के विस्फोट से दोनों शहरों की अधिकांश आबादी मर गई थी। अब देखा गया कि जब ये परमाणु बम गिराया गया तो उसका जो तात्कालिक प्रभाव ये था कि उस समय उन दोनों शहरों की अधिकांश आबादी तुरंत ही समाप्त हो गई। केवल इतना ही नहीं, अपितु इन विस्फोटों से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव से लोगों के आनुवांशिक लक्षण बदल गए। अब जो उस आबादी में से लोग बचे जिन्होंने जैसे तैसे उस विध्वंसकारी घटना से अपने आप को बचाया, इन रेडियोधर्मी पदार्थों के दुष्प्रभाव के कारण उनके आनुवांशिक लक्षण बदल गए। आनुवांशिक लक्षण बदलने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि उसका प्रभाव आने वाली संततियों पर पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रभाव के कारण आज भी वहां अनेक अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब क्या हुआ, जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर उनके जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विकृति हो रही है। खास तौर से उनमें अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं। मानसिक रूप से विकृत बच्चे भी वहां पर पैदा हो रहे हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव से गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। दूसरा इसका प्रभाव ये होता है, जब रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है, रेडियोधर्मिता फैलती है, इन विकिरणों के दुष्परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, अर्थात शिशुओं की पेट में मृत्यु देखी जाती है। वहां पर ज्यादा इस प्रकार की मृत्यु का आकलन किया गया है जहां रेडियोधर्मिता ज्यादा पाई जाती है। जलमंडल तथा वायुमंडल में परमाणु बमों के विस्फोट से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है, जिसका प्रभाव जलमंडल तथा वायुमंडल के जीवधारियों तथा वनस्पति पर पड़ता है। अब देखा जाता है कि ज़्यादातर कई बार परमाणु बमों का परीक्षण किया जाता है तो उन्हें भूतल पर ना कर जलमंडल के क्षेत्रों में किया जाता है, समुद्र जलीय क्षेत्रों में किया जाता है, समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई में किया जाता है, ये सोचकर कि इसका प्रभाव मानवीय क्षेत्रों पर या भूपृष्ठ पर मिलने वाले जीवों पर नहीं पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब इनको विस्फोट समुद्र के नीचे किया जाता है तो निसंदेह इनसे
रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं और ये पदार्थ समुद्र के जल में मिलकर वहाँ के जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार ये पदार्थ जब विस्फोट से उछलकर वायुमंडल में फैल जाते हैं तो वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जीवधारियों और वनस्पति पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। परमाणु भट्टियों के आसपास के वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ जहर के रूप में रिश्ता रहता है। अब जहाँ कहीं भी परमाणु भट्टियाँ हैं अर्थात परमाणु संयंत्र हैं, वहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और ये रेडियोधर्मी पदार्थ वहाँ से वातावरण में धीरे धीरे रिश्ता रहता है, रेडियोधर्मिता फैलाता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाता है और आसपास पर निवास करने वाले जीवधारियों के लिए यह हानिकारक स्वरूप ले लेता है। इन रेडियोधर्मी पदार्थों में से एक ट्रिटियम है। असाइनमेंट के रूप में आपको नाभिकीय प्रदूषण के प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यह एक लघुत्तरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।